अस्सलाम वालेकुम। ग्रोसरी पढ़ इस वीकेंड पे बता, इस वीकेंड पे पूछना। अच्छा, आज जो है ना वो एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे और कल भी उसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस यही जितना ये आज और कल पढ़ा होगा तो उसका वो सवाल टेस्ट प्रोसेस 1। कल क्या बात की थी? सिलर हमें से आगे निकल गया था यार, घर वालों में से। हाँ ना, आगे निकल गए थे। कुरान पाक की एक आयत बताता हूँ। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा शिर्क। और ये वो वाहिद गुनाह है कि अगर उसी गुनाह पे ही मौत आ गई तो फिर उसकी बख्शिश कभी भी नहीं है। अगर शिर्क पे मौत है तो फिर बख्शिश कभी नहीं है। उसके अलावा फिर अल्लाह की मर्जी है, उसके अलावा कोई और गुनाह है तो माफ कर दे तो अल्लाह की मर्जी है। शिर्क पे मौत आ जाए तो फिर नहीं है बख्शिश। तो इसलिए ना अल्लाह ने कुरान पाक में बहुत जगह पर ये वादानियत का हुक्म दिया हुआ है। अब इसकी इंपॉर्टेंस चेक करिएगा। बनी इसराइल की आयत है कुरान पाक की, मैं इसका तर्जुमा बता रहा हूँ। और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम किसी की इबादत ना करो, एक इंपॉर्टेंट हुक्म है, मगर सिर्फ उसकी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक्म, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। तो ये ना अक्सर कुरान पाक में इस तरह से है कि जहां पे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया ना, साथ पेरेंट्स को भी लेके आ रहे हैं। और अल्लाह के बाद दुनिया में अगर हर इंसान के लिए, मतलब जो अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह खुराक दे रहे हैं, अल्लाह पाल रहे हैं, तो दुनिया में ये काम वालिदैन के अल्लाह ने सबूत किया हुआ है। तो इसलिए अल्लाह ताला जब भी अपनी वादानियत का हुक्म बता रहे होते हैं ना, जब भी नहीं, मतलब हमेशा नहीं, अक्सर, तो वालिदैन के साथ नेक सलूक। अब आप हैं जवान बच्चे, अब आप जब जवान बच्चे हैं तो आपके अपने अंदर बहुत एनर्जी है, आपको लगता है आप सही हैं, और इस पर जरा नजरसानी करना कि अम्मी के साथ, अब्बू के साथ आपका सलूक कैसा है। और ये सलूक सिर्फ ये नहीं होता कि आपको मार पीटी कर रहे होंगे। अगर इस बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं कि वो आपसे बात करते हुए डरते हैं कि बच्चा बड़ा गुस्से का तेज है, तो फिर शर्म की बात है कि वालिदैन अगर डरते हैं बात करते हुए। तो इस पर ना सब लोग इसको जरा रिविजिट करना कि वालिदैन के साथ कैसा सलूक। अच्छा, इस आयत में ना अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि अपने मोमिन वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर आपके वालिदैन मुशरिक भी है ना, फिर भी उनके साथ नेक सलूक करना है। तो वालिदैन के साथ नेक सलूक है ना, बहुत बड़ा हुक्म है। कल मैंने कहाँ एंड किया था, वो सवाल करके दिया था बोर्ड पे, और FIFO मेथड आपने बड़ा फिट किस्म का कर लिया, मसला ही कोई नहीं रहा। और होमवर्क दिया था, चले वैल्यूज टैली करा देता हूँ। ईपी में ओपनिंग के आगे मटेरियल पे तो पहले ही काम पूरा हो चुका था, तो बस कन्वर्जन पे 30%, 300, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 90, 500, और क्लोजिंग 1512। ये बन गया 11,000 और ये बन है यार, ये क्या बात है यार, कल भी सेम नहीं आ गया था, ये क्या हुआ? क्या कमाल क्वेश्चन बन गया। इत्तेफाक से है ये, इत्तेफाक से, ये दोनों सेम नहीं आएंगे, इत्तेफाक से हैं ये ना, इत्तेफाक से ये इतने यूनिट्स रखे थे कि उसका 30% इतना आया, इत्तेफाक से ये यूनिट्स इतने रखे थे कि उनका 80 इतना आया, तो ये इत्तेफाक से है बस, ये सही है। और कॉस्ट पर यूनिट के लिए चूंकि FIFO है तो इसलिए न्यूमरेटर में सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी 240, 175 है जी, हाँ 175, और इसको डिवाइड करें इससे 21.82, और ये 9, जिन्होंने किया है ये सही है, सबका सब सही है नहीं। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में एक तो ओपनिंग के आ गया BD 56, फिर इस साल इस महीने पे कन्वर्जन पे काम हुआ 300 into 15.91, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में आया 9500 into ये दोनों, और इन सब का ग्रैंड टोटल बन गया, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। अच्छा, अगर अभी फिलहाल तो नहीं, प्रोसेस 2 पढ़ाऊंगा तो जरूरत पड़ेगी, तब ये बात दोबारा बता दूंगा। अगर अभी समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बताऊंगा। ये कितना बना आंसर? ये इन सब का टोटल 4192, दोबारा 2, 419208। अब ये बना कैसे? ये इन बहुत सारी चीजों को ऐड करके बना। लेकिन अगर वैसे ही बिजनेस जानना चाहे कि ये जो कितने आउटपुट कितना, 9500, नहीं 10,500, अगर बिजनेस ये जानना चाहे कि ये जो 10,500 यूनिट्स आगे गए हैं ये इनकी टोटल कॉस्ट है, और अगर ये जानना चाहे कि एक कितने का,
तो डिवाइडेड बाय करो। तो ये जो 10-500 यूनिट्स आगे गए हैं, ये इतनी कॉस्ट के यूनिट्स हैं जो अब अगले प्रोसेस में गए। हाँ, वेटेड एवरेज में यही फिगर डायरेक्टली, यही फिगर नहीं सॉरी, एक ही फिगर डायरेक्टली ब्रैकेट से निकल आती थी। FIFO में ये 3-4 फिगर्स को ऐड करना पड़ेगा। चलें जी, FIFO डन। अब मैं ना इन सब को मिला देता हूं। राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है। अब सब चीजें इकट्ठी कर देता हूं। लॉस भी ले आते हैं। अच्छा, पहले जब लॉस पढ़ाया था सिर्फ, तो तब ये किया था कि न्यूमरेटर में नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस कर रहे थे और डिनोमिनेटर में आउटपुट के साथ एबनॉर्मल लॉस है तो उसके यूनिट्स ऐड, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो यूनिट्स। तो अब यही काम बस वो जो कल तक सीख चुके था मिक्स होने लगा है। तो एक तो फर्क ये पड़ेगा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी, इसकी वजह मैं अभी सवाल करते हुए समझाता हूं, अभी बस 2-4 बातें इसकी शान में कर देता हूं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में भी अब ना एक और नई लाइन आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की। तो एक तो ये काम होगा कि एक नई लाइन ऐड होने लगी हमारी वर्किंग्स के अंदर, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन जो भी है सवाल में। तो इनके लिए अब एक नई लाइन ऐड हो जाएगी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में भी आ जाएगी। सवाल से सिखाता हूं। और दूसरा काम ये इसमें अब एक्स्ट्रा आएगा कि जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, तो जब लॉसेस पढ़े थे तो कॉस्ट पर यूनिट में क्या काम था उसका, न्यूमरेटर में क्या काम था, रिकवरी वैल्यू हो जाती थी माइनस। लेकिन अब जब हमने वर्क इन प्रोसेस पढ़ लिए तो कॉस्ट पर यूनिट तो हम 2 टुकड़ों में निकालते हैं। तो अब किसमें से माइनस करूं? अब जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकाला करते हैं अब, यानी वर्क इन प्रोसेस पढ़ने के बाद, तो मटेरियल और कन्वर्जन अलग अलग निकालते हैं। तो इसमें अगर बहस बढ़ाते जाएंगे तो वो ये हो सकता है कि दोनों में से कर दें, थोड़ी इधर से थोड़ी इधर से, तो बहस खत्म। बस एक नॉर्म ये है प्रैक्टिस कि बस सिर्फ मटेरियल में से माइनस करते हैं। उसकी भी साइंस है लेकिन नॉर्म समझ लें आप। तो अब इसमें फर्क ये पड़ेगा कि जो रिकवरी वैल्यू हम माइनस करते थे नॉर्मल लॉस की, अब भी करेंगे लेकिन मटेरियल वाले कॉलम से। चलें, बाकी जो इसमें कमी रह गई वो मैं सवाल से सिखाता हूं। ये 2-4 लाइनें लिखनी है, लिख लें, नहीं तो एम बस लिख दी मैंने। सवाल से सिखाता हूं, ये हम सारा कुछ मिक्स करने लगा। यानी अब हम एग्जाम लेवल के आसान तरीन लेवल पे पहुंचने लगे, वो भी जो आज से 15 साल पहले हुआ करता था। चलिए लिख लिया, सवाल लिखें। पहली लाइन तो आपको पता ही है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मई। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की लिखिए इंफॉर्मेशन। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, और ये हैं 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन।
और इनकी कॉस्ट लिखिए, ये ओपनिंग की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, कॉस्ट लिखिए इनकी। मटेरियल 30,000, 30,000 और कन्वर्जन 42,000। मटेरियल पता नहीं क्या था, 30,000 और कन्वर्जन 42,000। ये हो गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब करंट मंथ डाटा लिखें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6 लाख, और ब्रैकेट में लिखें 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट 740,000, 7,40,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,500 यूनिट्स, 3,500 यूनिट्स। और इनके साथ ब्रैकेट में लिखिए 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और लिख लें नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस लिखें 5%, 5% ऑफ करंट मंथ इनपुट। और रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹6 पर यूनिट, ₹6, ₹6। Stage of completion, stage of completion for defective units, stage of completion for defective units, stage of completion for defective units। %, 75% with respect to conversion। और बस रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, नहीं सॉरी एक चीज तो मिस हो गई, आउटपुट लिखें। आउटपुट, आउटपुट है 21,300 यूनिट्स, 21300 यूनिट्स, 21300 यूनिट्स। चलिए रिक्वायर्ड है मुझसे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग, statement of evaluation using number 1 weighted average method, number 2 FIFO method। है जी, क्या होगा है, लेकिन मैंने आपको बस आउटपुट बताया, देखते हैं एक्चुअल लॉस कहां से मिलेगा। चलिए मुझसे रिक्वायर्ड मैं करता हूं, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है एफको से भी और फाइफो से भी, तो एफको से मैं करता हूं, फाइफो से आप करेंगे। अभी के अभी पहले एफ को देख लें, फिर फाइफो से आप करेंगे। अभी एफ को आसान है, फाइफो आसान है? हाँ तो बस एफ को मैं कर देता हूँ, फाइफो आप कर दें। फाइफो आसान है, चलिए मैं मुश्किल वाला एफ को कर देता हूँ। वेटेड एवरेज
अच्छा, अब ना अब चूंकि मैंने सारी चीजें मिक्स कर दी ना, तो इससे पहले मैं जबानी काम चला रहा था, अब मैं आपको ना इसका एक प्रॉपर वर्किंग बताता हूँ। एक कैलकुलेशन हुआ करेगी अब से ऑनवर्ड सवालों में, वो कहलाती है क्वांटिटी स्केड्यूल। इसकी जिंदगी का मकसद है कि हम ना यूनिट्स का सारा हिसाब किताब चेक कर लें, रिकंसाइल करके कि हमें सब क्वांटिटीज का पता है, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो ये अब आप हर सवाल में ऑनवर्ड बना रहे हुआ करेंगे। ये है सिंपल, मतलब एक लॉजिकल सा हिसाब किताब है, यूनिट्स की आनी जानी है। तो महीने के शुरू में मशीन में कितने यूनिट्स पड़े हुए थे? 1500, सिर्फ यूनिट्स की आनी जानी है ये। फिर इस महीने में टोटल मशीनों में कितने और आए? इनपुट 25,000। अच्छा, अभी मैं ना ये लाइनें पहले लिख लूं, फिर नोट करिएगा ताकि आपको पता चले मैं कितनी लाइनें लिख रहा हूं। अगर सारे के सारे आउट हो जाते, कोई भी अभी मशीन के अंदर ना होता पूरे महीने के एंड होने पे, तो इनका टोटल क्या चीज बन जाती? नहीं, वो क्या होता? आउटपुट। लेकिन अगर अभी भी महीने के एंड पे कुछ मशीन में है, तो आउटपुट कैसे निकले? वो माइनस कर लें, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कर लेते हैं माइनस। कितना है? 3500। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या होता फिर? आउटपुट, क्योंकि इतने पहले थे, इतने मशीनों में और आए, और इतने महीने के एंड पे अभी भी मशीन में है, तो बाकी आउट हो गए। यही कर रहे थे अब तक सवालों में। अब अगर कुछ जाया भी हो गए तो आउटपुट तक कैसे पहुंचे, वो भी माइनस कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस होता है जो हमारे अंदाजे के मुताबिक होना चाहिए था। तो कितना है हमारा अंदाजा? करंट मंथ इनपुट यानी 25,000 का 5%, 1250। तो ये आउटपुट आना चाहिए। अब आउटपुट आपको सवाल में खुद बता दिया कितना। अब जब खुद बता दिया तो इतना पहले था, इतना और आया, इतना मशीनों में है, अभी इतना जाया हो गया, तो बाकी फिर आउटपुट हो जाना चाहिए था। तो इनको प्लस माइनस करके ये फिगर बना लें, लेकिन आपको खुद आउटपुट बताए तो देखते हैं टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो टैली नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि जितना लॉस हमने सोचा था उससे डिफरेंट हुआ है। तो इस क्वांटिटी स्केड्यूल से हम ये 4 लाइनें लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आउटपुट लिखें, और अब इससे पता चल जाएगा बैलेंसिंग करके कि जितना लॉस सोचा है उतना ही हुआ है या कुछ और है। तो अगर आप इसको बैलेंस करें तो इसके बराबर नहीं आ रहा। कितना फर्क आ रहा है? 450 का फर्क है, वो भी ऐसे कि आप दिस प्लस दिस माइनस दिस मजीद माइनस करेंगे तो ये बनेगा। इसका मतलब है जितना लॉस सोचा था उससे ज्यादा हुआ है, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। तो अब से ऑनवर्ड क्वांटिटी स्केड्यूल की वर्किंग बनाकर अक्सर हमें यह पता चला करेगा, वरना कुछ सवालों में कुछ और भी मिसिंग हो सकता है। ज्यादातर यही पता चले करेगा, लेकिन कुछ और भी मिसिंग हो सकता है। तो इससे हमें सारा यूनिट का हिसाब किताब पता चल गया। ये है क्वांटिटी स्केड्यूल। ये बैलेंस करके पता चला। ये जो 450 है ना, ये बैलेंसिंग फिगर पता चली। बाकी सारा कुछ दिया हुआ था तो बैलेंस करके, क्योंकि ये सब इसके बराबर आना चाहिए था, नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जितना सोचा था उससे ज्यादा लॉस हुआ है। तो ये एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की फिगर हमें बैलेंस करके पता चली। बाकी फिर वैसे ही है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जी जी, हाँ हाँ हाँ, हमने 1250 सोचे थे, 1251 हो गई है कह रहे हो। सवाल में तो ऐसे इंशाल्लाह नहीं होगा, 1-2 यूनिट्स के ऊपर तो सवाल नहीं होगा, ज्यादा ही होंगे। असल में तो 1-2 को हो सकता है राउंडिंग ऑफ समझ लें, वो सवाल में नहीं इतना 1-1, 2-2 का फर्क नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। और इक्विवेलेंट यूनिट्स, वेटेड एवरेज कर रहा हूं, वेटेड एवरेज। तो कंप्लीटेड यूनिट्स की एक ही लाइन जो के हैं 21,300, हर लिहाज से मुकम्मल। मटेरियल का कॉलम और कन्वर्जन का कॉलम 21,300, 21,300। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3500। मटेरियल के एतबार से 100%, कन्वर्जन के एतबार से 80%। 3500, 2800। यहां तक पहुंचे, फिर एक नई चीज बताता हूं। नई चीज वो जो मैंने लिखी थी तो वो समझाता हूं दोबारा।
समझ गए। जब लॉसेस पढ़ाए थे सिर्फ, तो पर यूनिट कॉस्ट के डिनोमिनेटर में क्या कर रहे थे? आउटपुट के यूनिट्स में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड कर रहे थे। तो अब हम उसी डिनोमिनेटर को जरा थोड़ा स्टाइल के साथ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ये डिनोमिनेटर ही तो है, तो इसलिए यहां भी आउटपुट में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। तो इसका तरीका यह है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कंप्यूटेड की लाइन भी आएगी, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की लाइन भी आएगी, और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की भी लाइन आएगी, वो भी यानी इसमें ऐड हो जाएंगे, जो कि हैं 450। और अब चूंकि हम लोगों ने ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाली चीज पढ़ ली हुई है जो तब नहीं बताई थी, तो इसके साथ भी यही वाला सलूक होगा कि ये 100 है और ये 75, 450, 338, ये मैंने बताया 75, तो ये बन गया 22 25 250 244 38। यहां तक। तो अब क्या हुआ कि ईपी के अंदर कंप्लीटेड और क्लोजिंग तो है, एबनॉर्मल लॉस की भी लाइन आ गई। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट जैसे पहले करते हैं वही है, बस अब नई चीज ये बताई कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस होगी। अच्छा, वेटेड एवरेज कर रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि इधर है 30 और 42, और करंट पीरियड 600,000 740,000। वही जो चीज अभी पहले बताई थी कि अब रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तब जब पहले लॉस पढ़ाया था ना, तो पर यूनिट कॉस्ट का एक ही फार्मूला लगा रहे थे, उसमें से लेस कर रहे थे। अब तो हम दो अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसमें से लेस करना है? तो वो इसमें से करना है लेस। तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कर देते हैं माइनस। नॉर्मल लॉस कितना? 1250 इंटू 6 रुपए, 7500 यहां से हो जाएगा लेस। 622,500 और 782, और इसका डिनोमिनेटर है 25,250, 24,438, और कॉस्ट पर यूनिट 24.65, 31.12। क्या क्या क्या? ये वैल्यू कहां से आई? मैंने दिया ना 6 रुपए, मैंने सवाल में दिया तो है। नॉर्मल डिफेक्टिव यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू बताई तो है 6 रुपए, तो ये मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले भी यही करते थे, आप सिर्फ नया ये हुआ है कि कहां से लेस करना है, तो यहां से करना। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन में वेटेड एवरेज है, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की एक ही लाइन। हाँ जी, क्या करूं? एक केस 300 इंटू क्या है 24.65 प्लस 31.12 11,87,901, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल कन्वर्जन, तो मटेरियल में आ जाएगा 3500 इंटू 24.65 और 2800 इंटू 31.12, और ये मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। ये तो हम कल परसों से कर ही रहे हैं। अब नया काम ये है कि अब हमने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन क्या है इस महीने की, इस डिपार्टमेंट का रिजल्ट, इतने बन गए उनकी कॉस्ट, इतने अभी भी मशीन में है इतनी कॉस्ट, इतने जाया हो गए उनकी कॉस्ट, तो एबनॉर्मल लॉस की भी कॉस्ट बतानी पड़ेगी बिल्कुल इसी तरह से, यानी 450 इंटू 24.65 और 338 इंटू, और ये मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। ये है जी लॉसेस शॉसेस सब मिला के वेटेड एवरेज। और लिखें सवाल, इसका 5 आपका होमवर्क है। अब एक और लिखें, उसमें से भी एक कर देता हूं, दूसरा आपका होमवर्क है। लिख लें।
कितना अच्छा लगेगा नोट करने में। चले और लिखें सवाल। इसका FIFO होमवर्क है और अब दूसरा कराता हूं उसका FIFO, चले मैं कर देता हूं, और वेटेड एवरेज पर आपका होमवर्क। लेकिन ये पहली लाइन तो आपको आती ही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। ये अब सब कुछ मिक्स वाली बात आ गई ना समझ। अब ये वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग, क्लोजिंग, लॉस सब आ गया। अब इस सवाल में मैं एबनॉर्मल गेन डाल देता हूं। क्या लिखा? अच्छा वही लिखा, ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, और ये है 70% कंप्लीट, 70%। क्या लिखा? क्या 70%? अच्छा अच्छा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 70% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, और इसकी कॉस्ट लिखें। मटेरियल 45,000, 45,000, और कन्वर्जन 50,000, 50,000। करंट मंथ डाटा लिखें। ओके ओके ओके, दोबारा सुन लें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बता रहा हूं, मटेरियल पता नहीं कितना और कन्वर्जन पता नहीं कितना। मटेरियल 45,000 और कन्वर्जन 50,000, ये ओपनिंग हो गया पूरा। अब करंट मंथ डाटा लिखें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 750,000, 7,50,000, और ब्रैकेट में लिखिए 30,000, 30,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट 980,000, 9,80,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग 2700, 2700 यूनिट्स, 2700, 2700 यूनिट्स, और ये हैं 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। कन्वर्जन के एतबार से 60% कंप्लीट। और क्या रह गया? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5%, 5% ऑफ करंट मंथ इनपुट। जी जी बिल्कुल, लॉस की बड़ी वैरायटियां आगे। कल की क्लास प्रॉब्ली लॉस ही को समझा रहा हूं मैं। क्या लिखा? 5% ऑफ करंट मंथ इनपुट। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 1100 यूनिट्स, 1100 यूनिट्स, 1100।
और क्या रह गया, नहीं बतानी। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, जो मर्जी लिख लें है, 0, 8 रुपए, 8 रुपए, ₹8 पर यूनिट। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर डिफेक्टिव यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर डिफेक्टिव यूनिट्स 90%, 90% चलें बस। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है वेटेड एवरेज से भी और फाइफो से भी जी। 90% जो मैंने बताया वो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, 90% जो बताया ना विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है फाइफो से भी वेटेड एवरेज से भी। एक मैं कर देता हूं, एक आप कर दें। फाइफो कर दूं, चले फाइफो कर देता हूं। तो ये वाला वेटेड एवरेज से करके आइएगा, लेकिन करके बेटा जरूर आना, क्योंकि कल मैंने ना लॉसेस को और एक्सप्लेन करना है। तो इसको मैं फाइफो से कर रहा हूं, ये वेटेड एवरेज से कर दीजिए, और वो जो पहला वाला था वो मैंने वेटेड एवरेज कर दिया, तो फाइफो से कर दीजिए। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं जरा, क्वांटिटी स्केड्यूल। हैं जी 28,200 क्या? अच्छा ओपनिंग कितना? 2000, इनपुट 30, क्लोजिंग नॉर्मल लॉस 30,000 का 5% 1500। अच्छा अब तो मैंने आउटपुट ही नहीं बताया, लेकिन ये पता है कि एक्चुअल लॉस 1100 है जबकि नॉर्मल 1500 है, तो एबनॉर्मल गेन है 400 और आउटपुट निकालना है, यानी जितना सोचा था उससे कम लॉस हुआ, मतलब ज्यादा बन गए ना, तो ये ऐड कर देंगे तो आउटपुट निकलेगा 272822। और अगर मैं आउटपुट बता देता तो बैलेंसिंग करके निकालते, अगर ये ज्यादा बन रहे होते मतलब गेन है, और अगर ज्यादा जाया हो रहे होते तो लॉस है। अब ये 400 कैसे निकाला? 1500 नॉर्मल है और 1100 एक्चुअल है, तो उससे 400 का गेन पता चल रहा है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइफो है, इसलिए ओपनिंग की लाइन अलग आ जाएगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल पहले हो गया, कन्वर्जन पहले हुआ था, कितना कन्वर्जन, तो अब 30 और होगा 600। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, इसका तरीका बताया था कि आउटपुट में से ओपनिंग लेस कर दें, तो 26,200 और ये हर लिहाज से 26,200। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2700, मटेरियल के एतबार से पूरे और कन्वर्जन के एतबार से 60, 2700, 1620। और जब लॉसेस पढ़ाए थे तो डिनोमिनेटर में आउटपुट में से अब नॉर्मल गेन लेस करते थे, तो ये यही तो है डिनोमिनेटर, तो अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स यहां से लेस हो जाएंगे। $100 और 90, 400 यहां से लेस, 360 यहां से लेस, 28,500, 280। चलो अलग अलग हो गए। हाँ एबनॉर्मल गेन है तो लेस हो गया। अच्छा यहां पर उम्मत का हमेशा एक सवाल होता है जो अभी तक आया नहीं, लगता सोए हुए हैं या एक सवाल तो थक गए हैं, एक सवाल तो हर दफा जब भी पढ़ाता हूं आता ही आता है? नहीं होगा तो लेस ही ना, क्योंकि आउटपुट में से ये लेस करना था तो होगा तो लेस ही। एक और सवाल का मुंतजर है दिल। हाँ जी हाँ जी बस हो गई आपकी है, ये सामने है, इसमें से ही निकलना है सवाल। हाँ
नहीं, अब जबरदस्ती के फजूल सवाल ना बनाए हैं। 200 कहां से आया? 200 है किधर जो आया? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 200 कहां से आया? हाँ जी, इसका मतलब सो गए हैं आपकी, बस हो गई, आप थक गए हैं। अच्छा चलें, एबनॉर्मल गेन से रिलेटेड आना बनता था सवाल जी। हाँ नहीं, वो और कॉलम है, ये और कॉलम है। कोई और काम का सवाल है? नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन तो बता भी दिया भाई, नॉर्मल गेन से रिलेटेड होगा कोई। क्या जी? सवाल ही समझ नहीं आता। जी जी, हाँ, ये जो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन है, ये मैंने लॉसेस ही में पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट है ना। तो जी जी, नहीं होगा तो लेस ही ना। अच्छा, अभी आप जबरदस्ती के सवाल बना रहे हैं, चलो मैं बता देता हूं। इसमें एक सवाल ये होता है कॉम का कि एबनॉर्मल गेन तो वो हैं जो बन गए, तो फिर 90% किस बात का? जब इससे पहले एबनॉर्मल लॉस था, तो इस बात का क्या मतलब है कि डिफेक्टिव यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75% है। क्या मतलब है इस बात का? कि 75% तक अभी हुए होते थे मुकम्मल, तो खराब हो जाते हैं, ये मतलब है इस बात का। तो जब एबनॉर्मल गेन यूनिट्स वो हैं जो खराब नहीं हुए, बन गए, तो फिर इनको 90% कंप्लीट क्यों कह रहा हूं मैं? यही था ना सवाल। हाँ जी, 90% इतना वो क्या आ गया? लेकिन ये तो पूरे बन नहीं गए हैं, क्लोजिंग किधर है? ये बन गए हैं ना। हाँ जी, सवाल ही समझ नहीं आया। तो बस ये ऐसे ही होता है और लेस ही होता है, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो दी है डिफेक्टिव यूनिट्स की वही लगनी है। क्या नहीं, इसका जवाब बता दूं या सवाल को एक्सप्लेन कर? सवाल बता देता हूं दोबारा, और जवाब तो उसका मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन सवाल दोबारा बता देता हूं कि एबनॉर्मल गेन तो वो हैं जो बन गए, एबनॉर्मल लॉस क्या थे? जो खराब हो गए। तो वो पूरे होके नहीं खराब हुए थे, अभी 75% ही काम हुआ था तो खराब हो गए। तो मटेरियल उन पे पूरा लगा हुआ था, कन्वर्जन 75 लगी हुई थी। इसलिए जब मैंने पिछले सवाल में यहां पता नहीं क्या लिखा था 450, तो वो मटेरियल के हिसाब से 100 थे और इधर 75 थे। मटेरियल के हिसाब से 100 क्यों थे? क्योंकि मटेरियल तो डल ही गया था, कन्वर्जन अभी उन पे हो ही रही थी कि वो दम तोड़ गए, तो इसलिए यहां 75 लिखा था। तो एबनॉर्मल गेन में ये 400 तो वो हैं जो बन गए, है ना। तो फिर ये कन्वर्जन के लिहाज से 90% कंप्लीट क्यों लिखे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मैंने आपको कहा था कि एबनॉर्मल गेन को अगर ये सोचेंगे ना कि बन गए तो फिर परेशान रहेंगे। जो बने हैं वो है इनके अंदर। एबनॉर्मल गेन सिर्फ हमारी पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में की जाने वाली एडजस्टमेंट एक हवाई चीज है। एबनॉर्मल गेन वो नहीं है जो बन गए। आप जिंदा नहीं है, आप वो हैं जो मरे नहीं है। तो एबनॉर्मल गेन को ये सोचेंगे ना कि ये वो है जो बन गए, फिर आपको ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाली बात मुश्किल लगेगी। वो जो बन गए वो तो ये 400 इनके अंदर नहीं है। ये जो 28,200 हैं इनमें वो 400 नहीं है, हैं तो वो जो बन गए वो तो ये इनमें है वो 400। ये सिर्फ हमारी पर यूनिट कॉस्ट को स्टेबल की जाने वाली एक एडजस्टमेंट है बस। तो एबनॉर्मल गेन जस्ट एक हवाई कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट के लिए। तो इसलिए एबनॉर्मल गेन की परसेंटेज आपको इसलिए परेशान करेगी कि आप समझेंगे ये वो है जो बन गए, तो ये वो नहीं है जो बन गए, ये वो हैं जो जाया नहीं हुए। तो ये एक एडजस्टमेंट है बस। बाकी इसकी और न्यूमेरिकल वजह क्या है वो काफी गहरी बात है, कोई अगर जानना चाहेगा तो वो अलग से बात कर लेना। अभी कॉम के लिए इतना ही काफी है कि ये वो नहीं है जो बने हैं, ये एक एडजस्टमेंट है कि ये वो है जो लॉस नहीं हुए। कॉस्ट पर यूनिट में क्या फर्क पड़ेगा? 5 कर रहा हूं मैं, करंट पीरियड आएगी बस, और ये हो जाएगी 750 और ये 980, और इधर नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस कर लें जो कि है 1500 यूनिट्स इंटू 8 रुपए 12,000, तो ये बन गया 738 और ये तो 980 ही है। और इसका डिनोमिनेटर है 28,500, इसका डिनोमिनेटर है 28,060, पर यूनिट बन गई 25.89, 34.92। और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में अभी उधर ही रहना सामा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स होगा 2 हिस्सों में, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। चलिए खैर सामने इधर आ जाए, फिर बाद में उधर कर लेना ताकि जो बोल रहा हूं वो समझे ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड।
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में क्या आएगा, जो इन पे पिछले महीने हो चुका था वो हो चुका था प्लस यानी 95,000, और इस महीने इन पे कन्वर्जन पे और खर्च हुआ यानी 600 इंटू 34.92 मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, और ये आ जाएगा 26,200 इंटू ये दोनों 25.89 प्लस 34.92 मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल कन्वर्जन 2700 इंटू 25.89 और 1620 इंटू 34.92 मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन यूनिट्स, मटेरियल 400 इंटू 25.89 और कन्वर्जन 360 इंटू 34.92 मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, और छुट्टी तो आप खुशी खुशी कर लेंगे। नहीं, ये डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा ना तो बात समझ आएगी, अभी बस ये कॉस्ट निकालिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये दोनों साइड देखो होगी कवर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। है जी, क्या जी, किस खुशी में गवर्नमेंट ने